हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम लोग का जो ये टॉपिक चल रहा है पावर सीरीज़, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और ये इस पर सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें कि मैं कुछ थ्योरम्स आपके लिए प्रूफ करूँगा। तो पहली थ्योरम क्या है हम लोग की, इफ़ अ सीरीज़ u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 is to converge, we must have limit n is tending to infinity un is equals to 0. द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो पहली थ्योरम क्या कहती है आपकी कि कोई भी सीरीज़ उसका पहला टर्म प्लस सेकंड टर्म ऐसे करके एन टर्म तक जो भी जो सीरीज़ बनेगी, अगर वो सीरीज़ को वो कन्वर्जेंट है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम लोगों के पास ये जो लिमिट है, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, जो सीरीज़ का एन टर्म है वो है यू एन। तो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, ये आपका ज़ीरो होना चाहिए, ये लिमिट आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। और अगर ये ऐसा है, अगर लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर उसका एन टर्म जो है वो जीरो देता है, तब हम ये नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है। पर अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये ज़रूर ऐसा होगा। इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कि अगर ये चीज़ हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, पर हम इसके आधार पे ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है। तो कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हम लोगों ने प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोगों ने ले लिया है जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आई वाई एन। और अच्छा, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको प्रूफ करना सीख लिया है, एग्ज़ाम पे आ जाएगा आप कर लेंगे, पर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके पीछे का आइडिया समझ पाते हैं कि नहीं। तो जब भी मैं थ्योरम्स कुछ आपको बताता हूँ उनके प्रूफ के बारे में, तो आप उसको पूरा एक बार समझ लीजिए और उसके बाद उसके आइडिया के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि इसके पीछे क्या आइडिया था। तो शायद वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मतलब थ्योरम का प्रूफ सीख लेते हैं, एग्ज़ाम में कर भी लेंगे, लेकिन उनको आइडिया के बारे में पता ही नहीं चलता कि थ्योरम के पीछे आइडिया क्या था, कैसे स्टार्ट किया हम लोगों ने प्रूफ। तो इस थ्योरम को स्टार्ट करने का स्टार्ट हम लोग इस बेसिस पे कर रहे हैं कि अगर हमें कोई सीरीज़ है सिग्मा जेड एन, उसको अगर हमें कन्वर्जेंट प्रूफ कराना है तो उसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों को हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो सिग्मा जेड एन है वो हमारा कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसके आधार पे हम लोग अपनी प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आई वाई एन। सिग्मा जेड एन इज कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा जेड एन आपकी कन्वर्जेंट है तो ज़रूर जो सिग्मा एक्स एन होगी और सिग्मा वाई एन दोनों की दोनों कन्वर्जेंट होंगे। और अगर ये रियल टर्म्स में होता तो रियल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, जीरो टेस्ट अप्लाई करते हैं, या जीरो टेस्ट या फिर एन टर्म टेस्ट बोल देते हैं। उसमें ये होता है कि लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हम लोग उसका एन टर्म उसको चेक करते हैं और वो हमारा जीरो आता है। और अगर ऐसा है तो हम लोग देखते हैं कि वो कन्वर्जेंट होती है। तो जीरो टेस्ट के अगर हम कह रहे हैं कि सिग्मा एक्स एन या सिग्मा वाई एन ये कन्वर्जेंट है, तो जीरो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये लिमिट फुलफिल होगी, मतलब ये लिमिट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो जीरो टेस्ट केवल और केवल हम लोग किस पे लगाते हैं, आपके रियल टर्म्स में लगता है। तो रियल सीरीज़ पे हम लोग लगा रहे हैं, इफ़ अ सीरीज सिग्मा अल्फा एन ऑफ रियल टर्म्स कन्वर्जेस देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो। तो रियल टर्म्स में ये होता है, जीरो टेस्ट उसको बोल देते हैं या फिर एन टर्म टेस्ट बोल देते हैं। तो और यहाँ पे जो एक्स एन और वाई एन है ये भले ही ये फॉर्म करेंगे आपकी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ को, पर ये खुद रियल टर्म्स की सीरीज़ होती हैं। तो इसलिए जीरो टेस्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। नाउ टेकिंग यू एन इज इक्वल टू एक्स एन, अब हम लोग को यू एन के बारे में बताना है, तो हम लोग यू एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आई वाई एन हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ से प्रूफ आपका चालू हो रहा है, ये तो हम लोगों ने सपोज किया हुआ है सारी चीज़ें। तो नाउ टेकिंग यू एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आई वाई एन, वी सी डेट sigma un is convergent implies that sigma xn and sigma yn are convergent. Limit n is tending to infinity sigma xn is equals to 0. अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जीरो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये लिमिट जीरो के इक्वल होगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट ये वाली लिमिट भी जीरो के इक्वल होगी। अब un पे हम लोग चेक करेंगे
लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू, अब लिमिट यू एन की जगह पे हम लोगों ने एक्स एन प्लस आई वाई एन रख दिया है। अब देखिए लिमिट हम लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस आई, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन। अब हमें पता है जीरो टेस्ट है, लिमिट एक्स एन की वैल्यू जीरो है और वाई एन वाली भी जीरो है, तो जीरो प्लस आई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग को यही प्रूफ करना था, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। लेकिन अभी हमको एक चीज़ और है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स हम लोग को दिखाना है कि कन्वर्स जरूरी नहीं है कि आपका ट्रू हो। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। एक सीरीज हम लोगों ने ले ली सिग्मा 1 प्लस आई अपॉन एन, तो यही इसका एन टर्म भी है। तो जहाँ पे यू एन क्या है, यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एन। तो हम लोग क्या करना है, सिग्मा सॉरी लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन पे अप्लाई करना है। तो 1 प्लस आई तो बाहर आ जाएगा आपका, ये आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन। और पी सीरीज, एक मिनट अभी पी सीरीज नहीं लगाते हैं, अभी पहले यहाँ पे एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लगाएंगे तो ये ज़ीरो दे देगा और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, ये आपकी जीरो आ गई है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। पर देखना है कि ये केवल इस कंडीशन के फुलफिल होने से हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारी ये सीरीज़ थी ये हमारी कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है कि सिग्मा 1 अपॉन एन जो सीरीज़ है वो पी सीरीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट है। क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एन टू द पावर पी, और पी की वैल्यू क्या है 1 है। तो पी आपका अगर 1 होता है या लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, सॉरी पी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू पी इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, तब पी सीरीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सीरीज़ होती है आपकी गिवन सीरीज़ है वो आपकी डाइवर्जेंट होती है, और p इज़ ग्रेटर देन 1 पर ये आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो p सीरीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमने p सीरीज़ टेस्ट लगाया है उसके हिसाब से ये जो पूरी सीरीज़ है ये आपकी क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। जबकि ये जो लिमिट थी वो आपकी जीरो आ गई थी। यानी कि इस लिमिट पर ये डिपेंड नहीं करता कि सीरीज़ का कन्वर्जेंट होना या डाइवर्जेंट होना, पर अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये लिमिट ज़रूर ज़ीरो के इक्वल होगी। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस सेकंड थ्योरम क्या है, इफ़ सीरीज़ सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन, इसको हम पावर सीरीज़ बोल सकते हैं। इफ़ पावर सीरीज़ सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन converges for z is equals to z naught does not equals to 0, then it converges absolutely for each z satisfying mod z less than z naught। तो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है z इक्वल्स टू z नॉट पर। z नॉट हम लोग को जीरो नहीं लेना है वो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमने जीरो ले लिया तो वो मतलब वो तब तो वो कन्वर्ज करेगी ही ना। तो इस वजह से जेड नॉट को हम लोग जीरो नहीं ले रहे हैं, मतलब जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो पर तो कन्वर्स करेगी, इसलिए हम लोग जेड नॉट जीरो को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स पर हम लोग चेक करेंगे। इसलिए जेड इक्वल्स टू जेड नॉट बट डज नॉट इक्वल टू जीरो। देन इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ईच जेड सेटिस्फाइंग, तो वो हर एक जेड के लिए कन्वर्ज करेगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड जेड इज लेस देन जेड नॉट। तो ये कंडीशन क्या है, बेसिकली एक इंटरवल का काम कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ अभी जब क्वेश्चंस करे हुए थे लेक्चर 1 पे, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि कोई एक पॉइंट नहीं आता था जिसमें कि हम लोग की सीरीज़ कन्वर्जेंट होती थी, पूरी एक डोमेन आती थी, या फिर कह सकते हैं इंटरवल आता था, या फिर जैसे हम लोग मॉड जेड इज़ लेस देन आर होता था तो ये आपका पूरा एक सर्कल आता था, मतलब उस सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट होती थी, कन्वर्ज कर रही होती थी, है ना। तो यही इसका मतलब इसको आप जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग को बेसिकली यहाँ पे एक इंटरवल के रूप में हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है कि जो भी पावर सीरीज़ है वो किसी एक पॉइंट पे बेसिकली कन्वर्ज नहीं करती है, वो पूरे इंटरवल पे कन्वर्ज कर रही होती है। मतलब अगर हमें कोई एक पॉइंट मिल गया है तो उससे छोटे जितने भी पॉइंट होंगे, है ना, उन सभी के लिए क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं।
Let us consider that the power series sigma a n z to the power n is convergent at z is equals to z naught. अगर अभी हम लोगों ने पहली थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका जीरो टेस्ट मतलब कि n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर a n z टू द पावर n मतलब उसका nth टर्म वो जीरो होता था। तो इसका वैसे कोई काम नहीं है, पर मैंने लिख दिया यहाँ पे। इट फॉलोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव कांस्टेंट m सच दैट, मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो इससे बड़ा कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी, है ना। जैसे कि 5 से बड़ा 6, है ना। फाइनाइट से बड़ा, हर एक फाइनाइट नंबर से एक बड़ा नंबर जरूर होता है। तो वैसे ही अगर ये कन्वर्जेंट है तो इससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग कोई ना कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो एक कांस्टेंट हमने m ले लिया है। तो मॉड ए एन जेड नॉट की पावर n लेस देन और इक्वल्स टू m, तो ये एक m कांस्टेंट है जो कि ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जहाँ पे n क्या है, फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट। अब इसी जो इनइक्वालिटी है इसका हम लोग यूज़ करेंगे इस पर। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा सॉरी मॉड ए एन जेड टू द पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एन जेड टू द पावर n जेड की पावर n, और जेड नॉट की पावर n से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, जेड नॉट की पावर n से हम लोगों ने डिवाइड करा। तो बेसिकली हम लोगों ने लिखा यही है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों ने इसको यहाँ पे लाने के लिए ऐसा किया हुआ है कि ए एन जेड नॉट की पावर n यहाँ पे आ जाएगी, तो हम उसकी जगह पे m लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड को अलग अलग कर लिया। तो ए एन जेड नॉट की पावर n जेड की पावर n अपॉन जेड नॉट की पावर n। तो अब हम लोग ये क्या होगा, यहाँ पे ये m आ गया ना। m क्या है, ए एन जेड टू द पावर n से जेड नॉट की पावर n से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम m लिखते हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा, और ये चीज़ इक्वल होगी अब हम लोगों ने क्या करा, जेड अपॉन जेड नॉट को हम लोगों ने क्यू लेट कर लिया है। अच्छा, ये अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले इक्वल है फिर लेस देन ये सिंबल आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे a अगर आपका इक्वल है b के और b आपका बड़ा है c से, तो हम लोग यहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन c ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधे ग्रेटर देन c लिख दिया। तो ये क्या हो गया कि ऑब्वियसली ये पता चल गया हमें कि b से बड़ी c की बात कर रहे हैं, a इज़ ग्रेटर देन c की बात नहीं हो रही है। तो b इज़ ग्रेटर देन c एंड c इज़ इक्वल्स टू d। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, देखिए a b के बराबर है, b आपका c से बड़ा है और d c के बराबर है, मतलब कि b क्या है आपका d से भी बड़ा है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन d। तो आप यहाँ पे इसको कंक्लूड कर लेंगे कि यहाँ पे इक्वल लगाया, फिर यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल का साइन लगा हुआ है, फिर इक्वल का आ गया है। तो यानी कि जो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई थी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू के साइन के साथ आएगी। तो ए एन जेड की पावर n इज लेस देन और इक्वल टू m क्यू टू द पावर n। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट को लगाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है मतलब कन्वर्जेंट है, तो जो हमारी ये वाली सीरीज़ थी ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कंपैरिजन टेस्ट की मदद से। कंपैरिजन टेस्ट अगर आपको नहीं पता तो कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग UN और VN नाम की दो सीरीज़ लेते हैं। हमको UN दिया होता है और VN हम लोग बना लेते हैं। और फिर अगर UN लिमिट लगाते हैं, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर UN अपॉन VN, ये आपका एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। तो अगर VN आपकी डाइवर्जेंट है तो UN भी आपकी क्या VN आपकी कन्वर्जेंट है तो UN भी आपकी कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी। तो हम लोग को पता है कि ये आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस कंडीशन को फाइनाइट लेके आना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो Q की पावर n है उसमें Q की वैल्यू क्या कर लेते हैं, लेस देन 1 कर लेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है ना। जैसे सिग्मा Q टू द पावर n, ये आपकी क्या है, ज्योमेट्रिकल सीरीज मतलब GP का काम करेगी। जैसे R स्क्वायर R क्यूब, तो इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो 1/r हो गया, R हो गया। तो उसी तरीके से तो वो वाली जो GP होती है वो आपकी कन्वर्जेंट तभी होती है जब जो R है वो लेस देन 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि GP के कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम लोग कन्वर्जेंट, अगर इसको हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो हमें Q की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए। और Q की वैल्यू लेस देन 1 इसका मतलब क्या है, Q आपका क्या था, मॉड जेड अपॉन मॉड जेड नॉट
तो मॉड जेड अपॉन मॉड जेड नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये जब जेड नॉट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड जेड इज लेस देन जेड नॉट। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने ये वाली सीरीज अभी हम लोगों ने प्रूफ करी है। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल जेड satisfying mod z minus mod z is less than mod z node. Therefore, sigma an z node to the power n is convergent for all z satisfying mod z less than mod z node। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करा है। यहाँ पे आते हुए यहाँ तक आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने इसको कन्वर्जेंट कराने की कोशिश करी है। कन्वर्जेंट ये तभी होगी जब आपका q लेस देन 1 होगा। q लेस देन 1 क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बना देगा। अगर हम यहाँ सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा m तो कांस्टेंट है, सिग्मा q टू द पावर n आएगा, और सिग्मा q टू द पावर n आपका ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बनेगी, और ये कन्वर्जेंट तभी होगी जब आपका q लेस देन 1 होगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब q क्या हम लोगों ने लेट किया हुआ था, मॉड जेड अपॉन मॉड जेड नॉट, तो मॉड जेड अपॉन मॉड जेड नॉट ये भी लेस देन 1 होगा, तो मॉड जेड इज लेस देन मॉड जेड नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब कन्वर्जेंट हो गई है ना, क्योंकि ये अगर ये वाली सीरीज तभी कन्वर्जेंट होगी जब ये सेटिस्फाई होगा, और ये कन्वर्जेंट है तो ए एन जेड नॉट टू द पावर एन वो भी कन्वर्जेंट होगी। कैसे, बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल जेड सेटिस्फाइंग मॉड जेड लेस देन जेड नॉट मॉड जेड नॉट। Therefore, sigma a n z naught to the power n is convergent for all z satisfying mod z less than mod z naught। तो आई होप आपको ये वाली थ्योरम भी आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके पीछे का आइडिया हम लोगों ने यही लिया था कि ए एन जेड टू द पावर एन को हम लोग कन्वर्स कराना है। तो इसके लिए हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करने के लिए हम लोगों ने दो सीरीज़ बना ली, ए एन जेड टू द पावर एन है यहाँ पे, ये एक बनाई, और ए एन जेड नॉट टू द पावर एन, दो सीरीज हम लोगों ने बनाई। उसके बाद कंपैरिजन करा करके हम लोगों ने उसको कन्वर्जेंट प्रूफ करा। तो कन्वर्जेंट प्रूफ नहीं करा हम लोगों ने, कन्वर्जेंट की कंडीशन लगा दी है ना। कन्वर्जेंट तभी होगा जब आपका वो लेस देन 1 हो जाएगा तभी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। हम लोग थ्योरम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर 3 क्या है कि द पावर सीरीज सिग्मा एन ए एन जेड टू द पावर एन माइनस 1 obtained by term differentiation of the power series sigma an z to the power n has the same radius of convergence as the original series sigma an z to the power n। मतलब यहाँ पे ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो हमारी सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन सीरीज़ है, जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब उसके जो डेरिवेटिव आते हैं एन, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन ए एन जेड टू द पावर एन माइनस 1, वही उसकी एक सीरीज़ बना ली हम लोगों ने। मतलब जो सीरीज़ हम लोग को ओरिजिनल सीरीज़ थी, उस सीरीज़ का जब हम लोगों ने टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन किया, मतलब पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर दूसरे टर्म का, फिर तीसरे टर्म का, और उसको एक सीरीज़ बनाई हुई है वो। तो जो पावर सीरीज़ आई है उसको उसके डेरिवेटिव्स की, तो उस पावर सीरीज़ की भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही होगी जो ओरिजिनल सीरीज़ की थी। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो ओरिजिनल सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, वो दोनों सेम आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। हम लोगों ने लेट कर दिया, लेट आर एंड आर डैश बी द रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ रेडिया और रेडियाई में यही डिफरेंस होता है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। मतलब अगर किसी एक रेडियस की बात करें तो वहाँ रेडियस लगेगा, और दो या दो से ज़्यादा सर्कल से आती कुछ और हैं तो उसके लिए फिर रेडियाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो सीरीज़ हैं जिनके लिए हम लोगों ने रेडियाई लगाया हुआ है। लेट आर एंड आर डैश बी द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन एंड सिग्मा एन ए एन जेड टू द पावर एन माइनस 1 रिस्पेक्टिवली। मतलब आर क्या हो गई, इसकी हो गई, और आर डैश इसकी हो गई। तब कॉची हेडमर्ड फॉर्मूला था, उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस वाले की जो आर डैश है तो वो इसकी है ना, तो इसमें निकाल रहे हैं। तो ए एन जेड टू द पावर एन, उससे हम लोग कंपेयर कराएंगे तो ए एन का आपकी बार क्या काम, ये एन इंटू ए एन पूरा काम करेगा ए एन का। मतलब ए एम अगर हम लोग कह लें, जैसे ए एम जेड टू द पावर एम से अगर कंपेयर कराएंगे तो ए एम का काम क्या करेगा आपका पूरा, एन इंटू ए एन, ये आपका पूरा ए एम का काम करेगा। तो वही हम लोगों ने लिख लिया है, एन ए एन मॉड एन ए एन की पावर 1 अपॉन एन।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या करा हम लोगों ने, एन की पावर में 1/n और ए एन, क्योंकि एन तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट क्या वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स है ना 1 2 3, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाला या इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसको हम लोग मॉड से बाहर रख सकते हैं। तो n टू द पावर 1/n, ए एन टू दी पावर 1/n ये लिख सकते हैं, पर ए एन पे देखिए मॉड लगा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टू दी पावर 1/n इंटू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ए एन टू दी पावर 1/n। और कॉची हेडमर्ड फॉर्मूले से इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, जो हम लोगों ने आर लेट करी थी, तो वो क्या हो जाएगी, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ए एन टू दी पावर 1/n। तो यही तो ये चीज़ लिखी हुई है ना, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन टू दी पावर 1/n, तो उसकी जगह पे हम लोग 1/r लिख सकते हैं। और ये जो लिमिट है, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टू दी पावर 1/n, ये हमेशा 1 होती है। ये हमने जब क्वेश्चन आपको करवाए थे पिछले लेक्चर में, तब भी आपको ये इस लिमिट के बारे में बताया था। इससे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स हो रहे थे, इस वजह से मैंने बताया था। तो ये इस लिमिट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और ये जो लिमिट है इसकी जगह पे हम लोग 1/r लिख सकते हैं। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r, सो r इज इक्वल टू r डैश। तो ये प्रूफ हो गया हम लोग का, जो ओरिजिनल सीरीज की रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r, और जो डेरिवेटिव से सीरीज बनी है उसकी जो रेडियस है r डैश, वो दोनों हमारी सेम है। तो आई होप ये इजी थ्योरम थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज हम लोग की थ्योरम नंबर 4 है, द सम फंक्शन एफ जेड ऑफ द पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड टू द पावर n रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि जो सम फंक्शन है एफ जेड क्या होता है, मतलब सम फंक्शन की बात करें तो सम फंक्शन, ये जो सीरीज होती है पावर सीरीज, वो सिग्मा अगर हम लोग उसके आगे लगा देते हैं तो मतलब उसके जो टर्म्स हैं उनको ऐड करते हुए चल रहे हैं ना हम लोग, सम करते हुए चल रहे हैं। तो अगर इस पूरे जो इसको अगर हम किसी फंक्शन से डिनोट कर दें तो वो फंक्शन हमारा सम फंक्शन हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग एफ जेड से डिनोट कर दिया मान लिया हमने, तो एफ जेड क्या हमारा सम फंक्शन हो गया है। तो द सम फंक्शन एफ जेड ऑफ द पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड टू द पावर n रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये कह रहा है कि जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगी इस सीरीज की, उसके अंदर जो ये फंक्शन है एफ जेड, ये एनालिटिक फंक्शन होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। थोड़ा इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी लंबा है, लेंदी है मतलब, और थोड़ा टफ भी है, थोड़ा समझने में आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो हम लोगों ने लेट कर लिया आर जो है इसकी, इस सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो सो एफ जेड को हम लोग डिनोट करेंगे, एफ जेड इसका सम फंक्शन है, तो एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन। तो कॉची नहीं, हेडमर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ए एन टू द पावर 1/n। तो अब हम लोग क्या करना है, इसको एनालिटिक प्रूफ करना है। तो एनालिटिक में क्या होता है, सिंपली उसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना होता है। तो एनालिटिक को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक और सीरीज बनाएंगे, पावर सीरीज, जो कि इसके डेरिवेटिव्स की सीरीज होगी। हम लोगों ने उसको सम फंक्शन को, उसके डेरिवेटिव्स के सम के फंक्शन को लेट कर लिया फाई जेड, जैसे उसको एफ जेड किया था वैसे फाई जेड कर लिया। और सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड टू द पावर n माइनस 1। अब हम लोगों ने इसको जीरो नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम लोग जीरो लेंगे तो पहला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक हम लोगों ने लिया हुआ है। देन वी नो दैट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फाई जेड इज सेम एज दैट ऑफ एफ जेड। तो अभी हम लोगों ने थ्योरम नंबर 3 में प्रूफ करा था कि अगर जो ओरिजिनल सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, वही उसके डेरिवेटिव्स की पावर सीरीज बनाने पर भी जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आता है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी वही होती है। मतलब आर अगर सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो एन ए एन जेड टू द पावर एन माइनस 1 की भी आर ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, जेड लेट किया है, लेट जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इनसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, उस सर्कल के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक कोई पॉइंट जेड ले लिया है। देन वी हैव मॉड जेड इज लेस देन आर, तो उस सर्कल की इक्वेशन को डिफाइन करेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर आर। अब क्या कह रहा है कि ये जो जेड है, जेड और
ये कैपिटल आर, जो आर के बीच में एक कोई पॉइंट है स्मॉल आर, तो मॉड जेड इज लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ऐसे एक स्मॉल आर भी एग्जिस्ट करेगा। तो कन्वीनियंट के लिए हम लोग जेड को, मॉड जेड को हम लोगों ने अल्फ़ा लेट कर लिया है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा इज लेस देन आर। अब क्या है, हम लोग एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी h लेट करेंगे, पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा लेकिन बहुत ही छोटा होगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा। तो उसको क्या कंडीशन होगी, मॉड h इज इक्वल टू बीटा, और इस तरीके से हम लोगों ने उसको लेट करा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन आर हो, मतलब अल्फ़ा आर से लेस था, लेकिन अगर हम बीटा को ऐड कर दें, मतलब h को ऐड कर दें, मॉड h को, तब भी वो आर से लेस रहे। तो ये कंडीशन थी। अब क्या है, द पावर सीरीज सिग्मा n is equals to 0 to infinity a n z to the power n is convergent in the region mod z is less than r। तो r अगर उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये वाली पावर सीरीज mod z लेस देन r में कन्वर्जेंट होगी। एंड a n r to the power n is bounded for 0 to r, जीरो से आपका r बड़ा होगा और कैपिटल r से छोटा होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट a n r to the power n, ये मॉड में, लेस देन m होगा। अभी मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो उससे बड़ा कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट ही करेगी ना, तो इसलिए हम लोगों ने m लेट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो सीरीज़ थी हमारी एफ जेड, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जो यहाँ डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन की जो सीरीज़ हम लोग डेरिवेटिव्स की सीरीज़ बनाई हुई है ना, तो उनके साथ डिफरेंस निकालेंगे वो, क्योंकि ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है टर्म बाय टर्म, और यहाँ से ये इसकी डेरिवेटिव की सीरीज़ ऑलरेडी है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ये लेके चल रहे हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो नाउ मॉड ऑफ एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड होल अपॉन एच माइनस फाइव जेड, इनका डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। तो एफ जेड क्या था आपका, ए एन जेड टू द पावर एन था, तो एफ जेड प्लस एच क्या हो जाएगा, सिग्मा सबके लिए काम आएगा, तो सिग्मा एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ए एन जेड टू द पावर एन है ना, तो ए एन जेड प्लस एच होल पावर एन, ये आपका आ जाएगा, और एफ जेड की जगह पे माइनस का ए एन जेड टू द पावर एन होल अपॉन एच चल रहा है, माइनस फाइव जेड क्या है आपका, एन इज एन ए एन जेड टू द पावर एन माइनस वन। तो मॉड लेना है तो मॉड के अंदर इसको लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन यहाँ पे भी, ए एन यहाँ पे भी, ए एन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो और एच को भी हटा लेते हैं मान लिया हम लोगों ने। तो अभी एच को नहीं हटाते, पहले ए एन ले लेते हैं। तो ए एन क्या है हमारा, ए एन यहाँ से बाहर आएगा, और ये सिग्मा से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसमें एन है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड प्लस एच होल पावर एन माइनस जेड टू द पावर एन होल अपॉन एच माइनस एन जेड टू द पावर एन माइनस वन। हम लोग क्या करेंगे, जो ये हम लोग का मॉड चल रहा था, हम लोग इसको मॉड को अंदर लेके जाएंगे, तो ये हमारा सीरीज़ बन जाएगी। जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, आप लोग को ये लग रहा होगा कि एन इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी था, आपने यहाँ पे एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिया हुआ है, तो दोनों के लिए काम करना है ना, तो हम लोगों ने इसलिए ले लिया है कि तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। मॉड ऑफ ए एन, अब ये क्या है, मॉड के अंदर जेड प्लस एच होल पावर एन माइनस जेड टू द पावर एन होल अपॉन एच माइनस एन जेड टू द पावर एन माइनस वन। अब ये क्या है आपका, ए प्लस बी टू द पावर एन, उसका एक्सटेंशन हम लोग करना पड़ेगा। वो होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी
टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है NC0 a टू द पावर n एंड b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1। ये मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है NC0 से स्टार्ट करते हैं और a की पावर में n माइनस जो नीचे यहाँ लिखा होता है उसको n माइनस कर देते हैं, तो n माइनस 0 वही n आ जाएगा और b की पावर में यही लगा देते हैं। तो NC1 अब a की पावर में n माइनस 1 कराए और b की पावर में 1 लगा देंगे। NC2 a की पावर में n माइनस 2 और b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका NCn हो जाएगा और a की पावर n माइनस n मतलब 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ से हम लोग का NC0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो a टू द पावर n आ जाएगा। NC1 इसकी वैल्यू n होती है और यहाँ से a की पावर n माइनस 1 b आ जाएगा प्लस, अब इसको देखेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या आएगा हम लोग का n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 या सिंपली 2 लिख लेते हैं इसको हम लोग, और a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। NCn की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से केवल b टू द पावर n आ जाएगा। तो हम लोग इसको z प्लस h की पावर n की जगह पे हम लोग रखेंगे जा करके और देखेंगे क्या होता है। ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 था, लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड an z प्लस h की पावर n है, तो क्या हो जाएगा आपका z टू द पावर n और होल अपॉन में h चल रहा था इसलिए z की पावर n अपॉन h प्लस दूसरा क्या आएगा n z टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन में h आ जाएगा और साथ में एक h और आएगा प्लस दूसरा n माइनस 1 होल अपॉन 2 z टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर और अपॉन में h चल रहा था प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका वो 1 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका h की पावर n और लास्ट में क्या चला अपॉन में चला था h, तो ये आपका सॉल्व हो गया आएगा। यहाँ पे आपका एक सेकेंड, यहाँ से हम लोगों ने z प्लस h की जगह पे रखा हुआ है और माइनस का z टू द पावर n अपॉन h माइनस में आएगा और n z टू द पावर n माइनस 1 ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस का z टू द पावर n होल अपॉन h और क्या माइनस में आएगा आपका n z टू द पावर n माइनस 1 ये हम लोग का और माइनस में आएगा और ये सब कुछ मॉड में। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं z टू द पावर n अपॉन h से ये माइनस का z टू द पावर n अपॉन h ये कैंसिल हो गया, वहीं पे h से h ये कैंसिल हुआ और ये n z टू द पावर n माइनस 1 ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सिंपली क्या बचा लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड an मॉड के अंदर यहाँ से h से ये h कैंसिल होगा n माइनस 1 होल अपॉन 2 z टू द पावर n माइनस 2 h प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये क्या बचेगा h की पावर n माइनस 1 प्लस का h टू द पावर n माइनस 1 ये आपका मॉड के अंदर रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेट करा हुआ था, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मॉड an r टू द पावर n इज लेस देन m लेट किया हुआ था, तो यहाँ से अगर हम मॉड an की वैल्यू निकालेंगे तो m अपॉन r टू द पावर n आ जाएगा और वो लेस देन इक्वल्स टू है ना, तो और वो लेस देन तो चल ही रहा था ना, लेस देन इक्वल्स टू सॉरी सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an मॉड an की जगह क्या आ जाएगा आपका m अपॉन r टू द पावर n ये आ जाएगा। और फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अब अगर मॉड को हम लोग सबकी जगह पे लगा दें, जैसे ये कर देते हैं मॉड बाहर ना लगाते हैं n माइनस 1 होल बाय 2 मॉड z टू द पावर n माइनस 2
मॉड एच प्लस डॉट 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 मॉड एच टू द पावर n-1 लेस देन इक्वल्स टू। अब देखिए हम लोगों ने मॉड जेड को क्या लेट करा हुआ था, वहाँ पे अल्फा लेट किया हुआ था, तो मॉड जेड की जगह पे अल्फा रखेंगे और मॉड एच की जगह पे बीटा रखेंगे। तो ये हम लोग की जो सीरीज़ है वो बन जाएगी सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी m अपॉन r टू द पावर n-1/2 और अल्फा टू द पावर n-2 और मॉड एच की जगह पे बीटा प्लस डॉट 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 प्लस बीटा टू द पावर n-1। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से वापस से अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर n मतलब a प्लस बी की पावर n का एक्सटेंशन बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीटा से पहले तो सब जगह पे डिवाइड एक मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाए। तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप पे लेस देन नहीं इसको इक्वल ले लेते हैं क्योंकि ये अब इसके इक्वल है ना, लेस देन तो है नहीं। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m अपॉन r टू द पावर n। क्या करा हम लोगों ने, बीटा का मल्टीप्लाई करा, बीटा का डिवाइड कर दिया, तो बीटा का डिवाइड बाहर रह जाएगा और बीटा का मल्टीप्लाई n-1 होल बाई 2 अल्फा टू द पावर n-2 बीटा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस बीटा टू द पावर n। अब हमारा ये सेकंड दो टर्म्स बने हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इस एक्सटेंशन में जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहीं पे मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, प्लस का अल्फ़ा टू द पावर n को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस अल्फ़ा टू द पावर n। फिर सेकंड टर्म होता है हम लोग का प्लस का n अल्फ़ा टू द पावर n-1 बीटा, ये हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहीं इसी चीज़ को फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, n अल्फ़ा टू द पावर n-1 बीटा। तो इस ये दो टर्म्स को अल्फ़ा टू द पावर n और n अल्फ़ा टू द पावर n-1 बीटा, इन दोनों को हमने ऐड करा है और सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को। तो अब जो ऐड वाले टर्म्स, जो प्लस वाले टर्म्स हैं, वो मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर n बना देंगे और माइनस का अल्फ़ा टू द पावर n माइनस का n अल्फ़ा टू द पावर n-1 बीटा, इतना ये बचेगा इनको सॉल्व करने पर। और बाहर क्या चला था आपका 1 अपॉन बीटा m अपॉन r टू द पावर n सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, r को जो है इसी के साथ पे एडजस्ट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी m अपॉन बीटा, क्या आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r होल पावर n माइनस अल्फ़ा अपॉन r होल पावर n माइनस का, अब देखिए यहाँ पे r की पावर n है लेकिन अल्फ़ा की पावर n-1 है, तो एक अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करा और एक अल्फ़ा का डिवाइड कर दिया, तो n बीटा अपॉन अल्फ़ा अपॉन r टू द पावर n, इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इन सभी की वैल्यू ला करके मतलब निकालते हैं एक एक करके और जा करके इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सिग्मा n इक्वल्स टू 0 चल रहा था, सॉरी, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r टू द पावर n। तो पहला टर्म इसका क्या बनेगा, तो जब 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। दूसरा टर्म हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r, तो तीसरा टर्म होगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे चलता जाएगा। एक्सपेंशन होता है आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r टू द पावर -1। कुछ नहीं, हम ये जो हम लोगों ने जब इस सीरीज़ को खोला है तो ये सीरीज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 के एक्सपेंशन के रूप में खुल के आई है, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया है। तो अब जरा इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा r माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल अपॉन r, फिर r, हाँ ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं r
टू द पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका r अपॉन r माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये सिग्मा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन r टू द पावर n की वैल्यू ये आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा अपॉन r टू द पावर n की वैल्यू निकालेंगे और इसी तरीके से फिर इसकी निकालेंगे। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा अपॉन r टू द पावर n। जब इसको पहले जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर अल्फ़ा अपॉन r, फिर दूसरा टर्म आएगा आपका अल्फ़ा अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही डॉट 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 क्यूब आता जाएगा। ये भी आपका क्या हो गया 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, ये भी आपका एक्सपेंशन हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन r होल पावर -1। तो r माइनस अल्फ़ा अपॉन r, तो ये इन्वर्स लगा, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका r अपॉन r माइनस अल्फ़ा। और उसी तरीके से हम लोग दूसरे को ले लेंगे। अब तीसरी वाली वैल्यू निकालेंगे। तीसरी वैल्यू क्या थी हम लोग की n बीटा अपॉन अल्फ़ा अल्फ़ा अपॉन r टू द पावर n। तो हम लोग एक काम करते हैं n अल्फ़ा अपॉन r की होल पावर n, इसकी एक सीरीज़ बनाते हैं और बाद में बीटा अपॉन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग उसको s लेट कर लेते हैं। लेट s इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n अल्फ़ा अपॉन r टू द पावर n। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हम लोग की अल्फ़ा अपॉन r, इसको अलग से लिख देते हैं, s इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन r प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा अपॉन r का होल क्यूब। और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इस वजह से 0 को लिया ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी सीरीज़ में इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और इस सीरीज़ जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है इसमें अल्फ़ा अपॉन r का मल्टीप्लाई कराते हैं। वो मैं बता रहा हूँ अभी क्यों करवा रहे हैं। तो s अल्फ़ा अपॉन r इज इक्वल टू, जब s में अल्फ़ा अपॉन r का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे इसको अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर या अल्फ़ा अपॉन r का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन r का होल क्यूब। जब इसमें कराएंगे अल्फ़ा अपॉन r का तो 2 अल्फ़ा अपॉन r का होल क्यूब बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाली से इसको माइनस कर देते हैं या इस ऊपर से इसको माइनस करेंगे तो s माइनस s अल्फ़ा अपॉन r, ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन r यहाँ से आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा आपका अल्फ़ा अपॉन r का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से भी आपका अल्फ़ा अपॉन r का होल क्यूब आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे में से अल्फ़ा अपॉन r को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा s कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन r, और यहाँ से जब अल्फ़ा अपॉन r कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा अपॉन r कॉमन आया हमारा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन r प्लस अल्फ़ा अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और अब ये जा करके 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन बना है। तो अल्फ़ा अपॉन r इंटू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन r टू द पावर -1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन r और r अपॉन r माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या चल रहा था s इंटू r माइनस अल्फ़ा होल अपॉन r। ये हम लोगों ने कुछ नहीं करा, ये r का एलसीएम लेकर के सॉल्व करा है थोड़ा सा। तो r माइनस का अल्फ़ा अपॉन r यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए ये r माइनस अल्फ़ा जब इधर से हटाएंगे तो r माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फ़ा अपॉन, इस r से एक r ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो सॉरी ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा r अपॉन r माइनस का अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये आपकी s की वैल्यू, मतलब कि इसकी वैल्यू आई है n r अल्फ़ा अपॉन r की होल पावर n की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, उसमें रखने के लिए देखिए उसमें क्या था बीटा अपॉन अल्फ़ा और था, तो हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। तो s बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन में है तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा r बीटा अपॉन r माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर।
ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। अब बारी बारी से हम लोग पूरे कोर्स में रखेंगे जा करके जब वैल्यूज़, तो देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ चल रहा था एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड होल अपॉन एच माइनस 5z मॉड लेस देन इक्वल्स टू m अपॉन बीटा पहले हम लोग की वैल्यू थी r अपॉन r माइनस अल्फा माइनस बीटा, r अपॉन r माइनस अल्फा माइनस बीटा। दूसरी वैल्यू थी r अपॉन r माइनस अल्फा। तीसरी वैल्यू आई थी हम लोग की r बीटा होल अपॉन r माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, r माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अब लोग इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करिएगा इसको, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आएगा आपका इक्वल्स टू m अपॉन बीटा। यहाँ पे ये जो लेस देन है और यहाँ पे इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये इसके इक्वल हो गया है, ये अभी भी लेस देन ही है, लेकिन क्या है ये वाला जो टर्म है ये इसके इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ मतलब नहीं लेके चलते हैं और फिर इसको लास्ट में कंक्लूड करके लिखते हैं, इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। ये वाला टर्म जो अब हम लिखने जा रहे हैं वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इक्वल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर बीटा स्क्वायर होल अपॉन, अब एलसीएम लेते हैं यहाँ नीचे, तो यहाँ पे क्या आता है आर माइनस अल्फा माइनस बीटा और आर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे आप एलसीएम ले करके, तो यही चीज़ आएगी आपको देखने मिलेगा। अब बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा आपका एम आर बीटा होल अपॉन आर माइनस अल्फा माइनस बीटा आर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हम पूरे को लिखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या लेगा मॉड ऑफ, सॉरी यहाँ पे भी मॉड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड होल अपॉन एच माइनस 5z इज लेस देन और इक्वल्स टू एम आर बीटा होल अपॉन आर माइनस अल्फा माइनस बीटा आर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग को एनालिटिक प्रूफ करना था इस सम फंक्शन को, ये जो फंक्शन एफ जेड ये सब आ रहे हैं, ये हमको एनालिटिक प्रूफ करना था। तो एनालिटिक के लिए हम लोग को डिफरेंशिएबल इसको दिखाना था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एच स्टैंडिंग टू ज़ीरो ले लेंगे, सॉरी एच, हाँ एच, क्योंकि ये क्या है आपका एच आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, तो उसको जीरो ले लेंगे, डिफरेंस काफ़ी छोटा है। तो एच को जीरो लेने का मतलब है कि हम लोग बीटा को जीरो ले रहे हैं, क्योंकि मॉड ऑफ एच क्या था आपका बीटा के इक्वल था। तो व्हेन एच स्टैंडिंग टू ज़ीरो, ये जो आपका आर एच एस है ये भी जीरो की तरफ पूरा टेंड कर जाएगा, क्योंकि बीटा जीरो है तो पूरा आपका जीरो आ जाएगा। देन आर एच एस स्टैंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, मतलब आपका ये क्या आ जाएगा आपका लिमिट एच स्टैंडिंग टू ज़ीरो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड होल अपॉन एच माइनस 5z, यह आपका आ जाएगा जीरो के इक्वल। अब जब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व मतलब इधर 5z को इधर लेके आएंगे, तो लिमिट एच स्टैंडिंग टू ज़ीरो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड होल अपॉन एच, यह आपका 5z के इक्वल आ जाएगा। मतलब जब हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन लगाई थी, फर्स्ट प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, तो वो उससे जो वैल्यू आनी थी वो आपकी उनके डेरिवेटिव्स की जो सीरीज़ आई है उसके सम के बराबर आई है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मॉड जेड इज़ लेस देन आर लेके चले थे हम लोग, उसके अंदर मॉड जेड इक्वल्स टू आर, उसके अंदर ये पूरा जो फंक्शन है एनालिटिक होगा, एफ जेड जो है वो आपका एनालिटिक होगा। तो हेंस एफ जेड इज एनालिटिक within the circle mod z is equals to r। तो ये थ्योरम यहाँ से प्रूफ हो गई। अभी हम लोग इसकी कुछ डिडक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो थ्योरम है थोड़ी टफ है और कई पार्ट्स हैं, मैंने इसको थोड़ा आसान दिखाने के लिए कई एक पार्ट्स को सॉल्व करा है। तो आप कई बार इसको वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
और जब आप देखेंगे तो आप इसको बुक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ में नोट करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जब मैं पन्ना पन्ना पलट रहा हूँ, अगर बाई चांस मैं स्किप हो गया है तो आप अपनी कॉपी से भी मैच कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका इसका इस थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूव करी है, इसका एक डिडक्शन है कि क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो एफ जेड था उसकी आर थी, तो फाई जेड जो कि उसके डेरिवेटिव्स की सीरीज थी उसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो भी आर होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो फाई जेड वो भी क्या होगा, आपका एनालिटिक होगा विद इन द रीजन मॉड जेड लेस देन आर। तो ये एक इस थ्योरम का ही एक डिडक्शन है। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, जैसे कि थ्योरम है आपकी द सम फंक्शन, जैसे थ्योरम क्या थी आपकी, द सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज सिग्मा ए एन जेड टू द पावर एन रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसी के आगे अगर हम जोड़ना चाहें तो वो लोग जोड़ सकते हैं। फर्दर एवरी पावर सीरीज possesses derivatives of all orders within its circle of convergence, and these derivatives are obtained through term by term differentiation of the series। मतलब क्या कह रहा है, इसके आगे और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं हम लोग कि ये तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो फाइजेड जो आप नया फंक्शन बनाएंगे सम फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो भी आपका एनालिटिक होगा इसी रीजन में, मतलब आर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो मॉड जेड इज लेस देन आर है, उसी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में वो भी आपका एनालिटिक होगा। ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं, आपको जनरली यहाँ तक आपको प्रूफ करना है पूरा, जैसे यहाँ तक प्रूफ हुआ था, उसके बाद एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देनी है, उसका मतलब यही है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वैसे ये थ्योरम ज़्यादा पेपर्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वाइज ये काफ़ी अच्छी थ्योरम है। ये एक तरह से पावर सीरीज और एनालिटिक फंक्शंस के बीच का एक ब्रिज है। मतलब अभी तक हमें नहीं पता था कि पावर सीरीज जो है वो एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस थ्योरम की मदद से अब हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर सीरीज है उसका जो सम फंक्शन है वो आपका एनालिटिक फंक्शन होगा विद इन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वेल, थैंक यू।